इकोनॉमिक्स ऑन सेमेस्टर 1 स्टूडेंट्स, ठीक है। बेसिकली उसके लिए कोर्स आपका जो कंटेंट है सेमेस्टर 1 के अंदर स्टैट्स का कंटेंट। हाँ, आपका कोर्स कंटेंट है इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, ये आपकी सेमेस्टर 1 में होगी। सेमेस्टर 2 में आपकी होगी इंटरमीडिएट स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स, सेमेस्टर 2 का कंटेंट होगा। मतलब फर्स्ट सेमेस्टर इंट्रोडक्टरी, सेकेंड सेमेस्टर इंटरमीडिएट। क्लियर? दोनों का कंटेंट आपको सेम बुक से करना है, ये ध्यान रखिएगा। और इन दोनों कंटेंट के ऊपर बेस्ड आपकी सेमेस्टर 4 में इकोनोमेट्रिक्स होगी और रादर सेमेस्टर 5 के अंदर एडवांस इकोनोमेट्रिक्स होगी। क्लियर? तो ये यानी कि स्टैट्स का जो बैकग्राउंड है वो 1, 2 से रिलेटेड जो भी करेंगे आप वो सेमेस्टर 4 में यूज़ होगा और सेमेस्टर 5 में यूज़ होगा, दैट इज़ एडवांस इकोनोमेट्रिक्स के अंदर। तो ये ध्यान रखिएगा, ये कंटेंट आपका मैंने आपको एक बार इनिशियली हिंट दे दिया कि कोई भी कंटेंट जो आप करेंगे, चाहे वो आप किसी सेमेस्टर में कर रहे हो, उसके आगे आपका वही चीज़ कैरी ऑन होगा। बेसिकली ये मीनिंग है इसका। करना क्या है, यूनिट नंबर 1 के अंदर, यूनिट नंबर 1 के अंदर है मेजर्स ऑफ लोकेशन एंड डिस्पर्सन। लोकेशन के अंदर बेसिकली मीन मीडियन मोड करना है आपको, ठीक है। मीन मीडियन मोड ये करना है और डिस्पर्सन के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन करना है, ये ध्यान रखिएगा। क्लियर? मतलब पहला टॉपिक आपको ऐसा कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करने जा रहा है, स्ट्रेट फॉरवर्ड ईजी सा टॉपिक है। आप किसी भी मोमेंट पे कोई भी क्लास का स्टैंडर्ड का स्टूडेंट, मतलब इवन 10th क्लास का स्टैंडर्ड का स्टूडेंट भी इस टॉपिक को बहुत ईजिली समझ में आ जाएगा उसे। भाई मेजर्स ऑफ लोकेशन में कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, मीन मीडियन मोड वैसे भी किसी को प्रॉब्लम नहीं होती, ठीक है। डिस्पर्सन में एक आध दो डेरिवेशन थोड़े से टेढ़े हल्के होंगे, बाकी ऐसा कोई डिस्पर्सन के अंदर भी प्रॉब्लम नहीं है। सेकंड यूनिट नंबर 2 है आपकी प्रॉबिलिटी। प्रॉबिलिटी आपकी एज इट इज़ वही होगी जो आपने 12th या 11th स्टैंडर्ड में कर रखा है। थोड़ा बहुत यहाँ आपकी प्रॉबिलिटी के अंदर कोई थ्योरम डिराइव करना होगा तो वो आ सकता है, ठीक है। लेकिन बुक आपकी थोड़ी सी स्टैंडर्ड ज़्यादा होगी, मतलब प्रॉबिलिटी थ्योरी के अंदर करना तो वही कंटेंट है, ठीक है। आपको मालूम है कि लास्ट होता है बेस थ्योरम पे, तो लास्ट अभी भी बेस थ्योरम पे ही होगी आपकी। क्लियर? लेकिन ध्यान रखिए क्वेश्चन का स्टैंडर्ड थोड़ा रेज होगा। क्लियर? तो वो बुक जो हम फॉलो करते हैं उसमें थोड़ी रेज्ड है, तो रेज्ड होने के कारण ऑब्वियसली सेम पोजीशन होगी कि क्वेश्चन रेज्ड होगा, कंटेंट वही करनी है। तो यूनिट 1 यूनिट 2 मेरे हिसाब से कोई प्रॉब्लम नहीं है आपकी। क्लियर? आप इसे ईजिली हैंडल कर सकते हो और कहीं कोई सिरदर्दी भी नहीं। मार्क्स इन्होंने यूनिट 1 यूनिट 2 कंबाइन करके 20 मार्क्स की वेटेज है आपकी। क्लियर? अब आइए एक्चुअल जो कंटेंट आपको करना है वो 3, 4, 5 है। 3, 4, 5 में आपको करना है रैंडम वेरिएबल्स, मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशंस, ये आपकी 20 मार्क्स की होगी। क्लियर? नेक्स्ट आइए यूनिट 4 में आपकी है प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर ध्यान रखिए, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 2 पार्ट होते हैं, रादर रैंडम वेरिएबल के अंदर 2 पार्ट होते हैं, ठीक है। एक होता है डिस्क्रीट, दूसरा होता है कॉन्टिन्यूस। क्या मीनिंग है डिस्क्रीट का कॉन्टिन्यूस का वो मैं आपको बताऊंगा। मतलब प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन के अंदर 2 पार्ट, एक डिस्क्रीट दूसरा कॉन्टिन्यूस। डिस्क्रीट के अंदर आपको करना है बाइनोमियल डिस्ट्रीब्यूशन, पॉइसन डिस्ट्रीब्यूशन, हाइपर ज्योमेट्रिक डिस्ट्रीब्यूशन। बाइनोमियल, पॉइसन, हाइपर ज्योमेट्रिक। नेक्स्ट कॉन्टिन्यूस के अंदर करना है यूनिफॉर्म, नॉर्मल, एक्सपोनेंशियल डिस्ट्रीब्यूशन। ये 3 इधर करने, 3 इधर करने। ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा टाइम टेकिंग ये आपकी 6 डिस्ट्रीब्यूशन होगी, ठीक है। क्लियर? और ऑब्वियसली इसकी वेटेज भी अपने अटमोस्ट लेवल पे है, दैट इज 30 मार्क्स। नेक्स्ट आइए यूनिट नंबर 5। यूनिट नंबर 5 है ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन। ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में बेसिकली आपको बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन करनी, मतलब आपने जो रैंडम वेरिएबल यूनिवेरिएट में कर रखा है, मतलब सिंगल वेरिएबल में, सिंगल वेरिएबल में कोई भी चीज़ करेंगे तो उसे हम कहते हैं यूनिवेरिएट। यदि आप डबल वेरिएबल में उसे करेंगे तो उसे हम कहते हैं बाइवेरिएट। ट्रिपल वेरिएबल में करेंगे तो उसे कहते हैं ट्राइवेरिएट। एन वेरिएबल में करेंगे तो उसे कहते हैं मल्टीवेरिएट। ऑल्दो 2 एंड ऑनवर्ड सारे मल्टीवेरिएट ही कहलाते हैं। तो यहाँ यानी कि हम डबल वाले में ज़्यादा यूज़ करेंगे, इसलिए हम इसे कहते हैं बाइवेरिएट डिस्ट्रीब्यूशन। वैसे उन्होंने एक सिंपल नेम दिया है, ज्वाइंट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन,
ठीक है, ये आपकी 20 मार्क्स की होगी। अब आ जाइए, मैंने आपसे क्या कहा है कि आपको करना है 3, 4, 5। ऐसा नहीं कि 1, 2 नहीं करना, 1, 2 तो करना ही करना, लेकिन 1, 2 में कोई प्रॉब्लम नहीं है आपको, ठीक है। 1, 2 आप इजीली कर ले जाओगे, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है। कॉलेज में होगा तो कॉलेज में भी आपको बहुत आसानी से समझ में आएगी, और जब आपको नहीं समझ में आएगी वहीं से आपकी एक्चुअल प्रॉब्लम। क्लियर? तो ये यानी कि 3, 4, 5, और इसका बेस कैरी ऑन होगा आपकी सेम 2 में। और मैंने आपसे क्या कहा, इन दोनों का बेस मतलब 1 और 2 मिलाकर आपकी वो बेस कैरी ऑन होगी सेमेस्टर 4 इकोनॉमेट्रिक्स वाले पेपर में। क्लियर? और इन केस यदि आप एडवांस वाले 5 में जाओ तो सेमेस्टर 5 में कैरी ऑन होगी। अब आ जाइए, तो लिंकिंग मैंने आपको समझा दी क्या लिंकिंग है, जो आप ढंग से यहाँ करेंगे वही आपकी आगे की तरफ कैरी ऑन है। अब आ जाओ, आपको जो बुक यूज़ करना है वो एक बुक है प्रोबेबिलिटी एंड स्टैटिस्टिक्स फॉर इंजीनियर्स। ठीक है, ये बुक का नेम है आपका, और इसके राइटर हैं J.L. डिवोर। ये आपके डिवोर वाले राइटर। एक बात यानी कि ये बुक ल्यूसिड नहीं है, मतलब थोड़े से ऑकवर्ड प्रेजेंटेशन है इसकी। क्लियर? तो ल्यूसिड, हमारा काम है ल्यूसिड बनाना उसको, मतलब थोड़ी प्रेजेंटेशन ऑकवर्ड है। क्वेश्चंस आपके मतलब स्टैंडर्ड है, मतलब क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से बुक एक्सलेंट है, लेकिन आप कहेंगे थ्योरी पॉइंट ऑफ व्यू से एक्सलेंट है, तो नहीं, थ्योरी पॉइंट में वो प्रॉब्लम क्रिएट करेगी आपको। ठीक है, क्योंकि कई जगह वो अंडरस्टूड मानता है कि आप ये बात समझ रहे हैं, और उसके बाद वो बुक की राइटिंग है उनकी। तो ये यानी कि थोड़ी बुक की राइटिंग इनफॉर्मल भी है, फॉर्मल इनफॉर्मल दो तरह की राइटिंग होती है। तो इनफॉर्मल राइटिंग के कारण भी थोड़ी लोगों को प्रॉब्लम होती है। चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर नंबर 5.2 तक करना इन जनरल, यही है उसका आउटलाइन, जिसमें चैप्टर नंबर 1 आपकी ये वाली है मेजर्स ऑफ लोकेशन एंड डिस्पर्सन वाली। चैप्टर नंबर 2 आपकी प्रोबेबिलिटी है। रही बात चैप्टर नंबर 3, 4, 5, ये ध्यान रखिएगा वो आपकी क्लियर नहीं है। ध्यान रखिएगा ये जो कंटेंट है वो 3, 4 और 5 दोनों में। रैंडम वेरिएबल मतलब 3 में भी है, रैंडम वेरिएबल 4 में भी है, रैंडम वेरिएबल 5 में भी है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन 3 में भी है, 4 में भी है, 5 में नहीं है आपका। क्लियर? और जॉइंट डिस्ट्रीब्यूशन तो आपकी चैप्टर नंबर 5 ही है, चैप्टर नंबर 5 ही है। इतनी बातें क्लियर? तो ये ध्यान रखिएगा कि 3, 4, 5 मेरी टीचिंग की स्टाइल भी ऐसी ही होगी कि मैं समटाइम्स चैप्टर नंबर 3 में होऊंगा, समटाइम्स चैप्टर नंबर 4 में होऊंगा, समटाइम्स चैप्टर नंबर 5 में होगा। मैं एक साथ तीनों चैप्टर्स आपको पढ़ाऊंगा, जिससे कि आपको वो कंसेप्ट सेपरेट नहीं लगे, बिल्कुल लिंक्ड कंसेप्ट लगे। ठीक है, आप कहेंगे चैप्टर नंबर 3 में कैसे मैं मुझे पता चलेगा कि कब 3 में हो, कब 4 में हो, कब 5 में हो। तो यदि मैं डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल में हूँ तो ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 3 में हूँ। यदि मैं कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में हूँ तो चैप्टर नंबर 4 में हूँ। और यदि मैं बाईवेरिएट रादर से जॉइंट तो मैं चैप्टर नंबर 5 में। ये यानी कि सारे कंसेप्ट इंटरलिंक्ड है, आपकी बुक उसे सेपरेट करके दे रही है। ठीक है, सेपरेट पढ़ने से कोई ज़रूरत नहीं है, आपको इंटरलिंक करके पढ़ो तो आपके सारे कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। अब ये नहीं कि रैंडम वेरिएबल 3 में भी पढ़ रहे हैं, रैंडम वेरिएबल 4 में भी पढ़ रहे हैं, रैंडम वेरिएबल 5 में भी पढ़े जा रहे हैं। आप एक साथ तीनों पढ़ो, जितने भी रैंडम वेरिएबल्स, चाहे वो 3 का हो, 4 का हो या 5 का हो। ऐसे ही मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन चाहे वो 3 में हो या 4 में हो या 5 में हो, एक साथ कर लो आप। ठीक है, जब आप डिस्क्रीट प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन में जब भी आप डिस्क्रीट में हो तो आप रादर ये सारे टॉपिक आपके चैप्टर नंबर 3 में होंगे। ये सारे चैप्टर्स देखिए ऊपर लिखा हुआ है कॉर्नर्स, चैप्टर नंबर 4 में होंगे। क्लियर? तो मैंने आपको समझा दिया कि ये हमारी पूरी आपकी है। आपको कुछ नहीं करना है, जो मैं आपको पढ़ा रहा हूँ उस पर कंसंट्रेट कीजिए। क्लियर? और यदि क्वेश्चन करना है तो ऑब्वियसली डिवोर एक क्वेश्चन है, या कोई और सोर्स मैं आपको प्रोवाइड करता हूँ तो वो भी आप कर सकते हैं। स्टैट्स में एक बार चीज़ें सीख जाओगे तो आपको कोई प्रॉब्लम क्रिएट नहीं करेगी। क्लियर? तो ये यानी कि स्टैट्स थोड़ा इजी टॉपिक में से काउंट होता है। क्लियर? लेकिन पहला दूसरे चैप्टर से नहीं पता चलेंगे ईजी है, एक्चुअल तो आपकी 3, 4, 5 से ही पता चलेगी कि आप कितने उसको समझ रहे हो। ठीक है, तो मैं स्टार्ट करूँगा राइट फ्रॉम बिगिनिंग। ऑब्वियसली चैप्टर नंबर 3 से ही स्टार्ट करूँगा, रादर रैंडम वेरिएबल से स्टार्ट करूँगा। पहला 2 यूनिट मैंने आपसे क्या कहा कि इसमें कोई सिरदर्दी नहीं है कि मैं आपको पढ़ाऊँ। ठीक है, फिर थोड़ा मॉनिटरस है, मीन मीडियन मोड
ऑब्वियसली उस टॉपिक के अंदर ऐसा नहीं कि नहीं पढ़ाऊंगा आपको, लेकिन हाँ उस टॉपिक में ऐसा कोई दम नहीं। क्लियर, आप आगे पीछे भी उसे पढ़ सकते हो, प्रॉब के अंदर भी आप आगे पीछे पढ़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। मैं राइट फ्रॉम बिगनिंग वहीं से स्टार्ट लेना चाहता हूँ जहाँ से आपकी एक्चुअल आपकी डिमांडिंग चैप्टर होगी। तो ऑब्वियसली जो डिमांडिंग है उसी से स्टार्ट करें और जहाँ आपको थोड़ी रिगरस अप्रोच मिलेगी। क्लियर, सो स्टार्टिंग फ्रॉम रैंडम वेरिएबल्स। क्लियर, हाँ एक बार आप ये देख लो आपका क्या है रीडिंग लिस्ट। ये लिखा हुआ है बीए इकोनॉमिक्स ऑनर्स इंट्रोडक्टरी स्टैटिस्टिक्स फॉर इकोनॉमिक्स। ठीक है, मीटिंग सब कुछ लिखा हुआ है, आपके फैकल्टीज का नेम लिखा हुआ है। क्लियर, देख लेना एक बार, कॉलेज के फैकल्टीज का नेम है। उसके बाद डिटेल्ड रीडिंग लिस्ट आपकी है। इस डिटेल्ड रीडिंग लिस्ट को एक बार आप साइट पे भी चेक कर सकते हो, लेकिन हाँ यहाँ लिखा हुआ है ना, आपको लिखा हुआ है इंट्रोडक्शन, इसमें ये आपकी यूनिट 1 है, प्रोबेबिलिटी थ्योरी आपकी यूनिट 2 है, रैंडम वेरिएबल ऑब्वियसली ठीक है यूनिट 3 है, एंड सो ऑन। ये आपके कंटेंट उन्होंने क्लियर लिख रखा है उन्होंने। ये आपको चैप्टर नंबर 1 डिवोट फॉलो करना है, प्रोबेबिलिटी के अंदर चैप्टर नंबर 2 डिवोट फॉलो करना है, इसके अंदर 3 और 4 मैंने आपसे क्या कहा, रैंडम वेरिएबल 3 में भी या 4 में भी, इवन रैंडम वेरिएबल 5 में भी होगा, ध्यान रखिएगा। लेकिन यहाँ जो कंसेप्ट है वो सिंगल वेरिएबल में, और यहाँ जो कंसेप्ट होगा वो डबल में। मैंने आपसे कहा तीनों एक साथ कवर करेंगे। क्लियर, और ऐसे डिस्ट्रीब्यूशन के बारे में सारी चीज़ें उन्होंने आपको डिक्टेट कर रखी। बुक के बारे में लिखा ही हुआ, ये बुक आपको फॉलो करनी है, ये आपकी सजेस्टेड रीडिंग कि आप पढ़ना चाहो तो कोई पढ़ सकते हो आप, और टीचर्स के लिए भी कुछ रिकमेंडेड है। तो सारी बातें मैंने आपको बता दी, 1 2 की क्या वेटेज है, सबकी वेटेज आपको क्लियर है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, ऑब्वियसली फ्रॉम रैंडम वेरिएबल। सो पुट द हेडिंग, पुट करो आप हेडिंग, रैंडम वेरिएबल्स। आज हमारा कंसंट्रेशन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल्स पे होगा, ध्यान रखिएगा। तो यदि डिस्क्रीट में होंगे तो चैप्टर नंबर 3, नेक्स्ट क्लास में हम कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल में जाएंगे, रादर चैप्टर नंबर 4 में होंगे, और उसके नेक्स्ट क्लास में हम बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल्स में जाएंगे जो चैप्टर नंबर 5 होगा। तो मैं आपको एक साथ 3 चैप्टर पढ़ाने जा रहा हूँ, 3, 4 एंड 5। 1 अलग से पढ़ाऊँगा, 2 भी अलग से पढ़ाऊँगा, ठीक है। और ये तीनों चैप्टर्स मैं आपको एक साथ पढ़ाऊँगा। तो लिखिए रैंडम वेरिएबल्स, रैंडम वेरिएबल्स का मतलब एक साथ बहुत सारे, ठीक है। वेरिएबल का मतलब सिंगल, लेकिन पहले हम सिंगल वेरिएबल की बात करेंगे, बाद में एक साथ जब होगा। वेरिएबल्स मतलब ऑब्वियसली एक से ज़्यादा, ठीक है, और एक से ज़्यादा मतलब ऑब्वियसली बाइवेरिएट। जैसे 2 रैंडम वेरिएबल्स आप ले लिए तो बाइवेरिएट में हो, 1 रैंडम वेरिएबल ले रहे हो तो ऑब्वियसली क्लियर, एक रैंडम वेरिएबल में वेरिएबल वर्ड आएगा, एक से ज़्यादा में तो आप वेरिएबल्स भी लिख सकते हो, वेरिएबल भी लिख सकते हो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि स्टार्टिंग में तो वो इंट्रो ही होगी आपकी। देखिए राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, अ रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल, राइट डाउन, अ रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल whose numerical value, random variable is a variable whose numerical value is determined by, whose numerical value is determined by the outcomes, whose numerical value is determined by the outcomes of an experiment। ठीक है, लिख लिया आपने, random variable is a variable whose numerical value is determined by the outcomes of an experiment। लिख लिया आपने, मीनिंग मैं आपको रुक के बताता हूँ। लिखिए पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 2 में लिखो रैंडम वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय, रैंडम वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स, रैंडम वेरिएबल्स आर डिनोटेड बाय कैपिटल लेटर्स। लिखिए दैट इज कैपिटल X, कैपिटल Y,
capital Z, and so on. Random variables are denoted by capital letters. लिखिए that is capital X, capital Y, capital Z, and so on. लिखिए and its values, लिखिए and its values are denoted by small letters. लिखिए that is small x, small y, small z, and so on. Random variables are denoted by capital letters and its values are denoted by small letters. ठीक है, ये एक कन्वेंशन है जो हम फॉलो करते हैं। जैसे हमारे पास x इज इक्वल टू 1 है, तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं। x इज इक्वल टू 2 है, इसमें भी कोई प्रॉब्लम नहीं। लेकिन यदि वैल्यू अननोन होगी तो हम उसे लिखेंगे कैपिटल X इज इक्वल टू स्मॉल x। जहाँ कैपिटल X रैंडम वेरिएबल होगा, स्मॉल x उसकी वैल्यूज़ होगी। ऐसे ही कैपिटल Y इज इक्वल टू स्मॉल y लिखा हुआ है, तो कैपिटल Y आपकी रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल y उसकी वैल्यूज़ है। ऐसे ही कैपिटल Z इज इक्वल टू स्मॉल z लिखा हुआ है, तो कैपिटल Z रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल z उसकी वैल्यूज़ है। क्लियर? ये कन्वेंशन है जो हम फॉलो करते हैं कि रैंडम वेरिएबल को कैपिटल से, वैल्यूज़ को स्मॉल से। ठीक है, अब आइए पॉइंट नंबर 3। लेकिन पॉइंट नंबर 3 में मैं आपको एक एग्जांपल देने जा रहा हूं। राइट डाउन, सपोज 2 coins are tossed. सपोज 2 coins are tossed. लिखा आपने, लिखे द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर, द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर, द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर। आपको मालूम है 2 कॉइन टॉस करोगे तो आउटकम्स क्या क्या आएगी? एक तो हेड हेड, नेक्स्ट हेड टेल, नेक्स्ट टेल हेड, नेक्स्ट क्या आएगी? टेल टेल। लिखो द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट आर हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। लिख लिया आपने? भाई एक कॉइन टॉस करोगे तो आउटकम्स आएगी हेड या टेल। 2 कॉइन्स टॉस करोगे तो आउटकम्स होगी 2⁻²। 2⁻² मीन्स 4, और ये आउटकम्स होगी। लिखो नेक्स्ट लाइन, लेट, राइट ऑन नेक्स्ट लाइन, लेट कैपिटल X बी अ रैंडम वेरिएबल। राइट ऑन, लेट कैपिटल X बी अ रैंडम वेरिएबल विच डिनोट नंबर ऑफ हेड्स। लिखिए विच डिनोट द नंबर ऑफ हेड्स। लेट कैपिटल X बी अ रैंडम वेरिएबल विच डिनोट नंबर ऑफ हेड्स। सो राइट ऑन, एक बार फिर से कॉपी करो, लिखो आउटकम्स, राइट ऑन हेड हेड, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। यहाँ लिखो वैल्यूज ऑफ X। हेड हेड में नंबर ऑफ हेड्स आपके 2 होंगे। बाय X क्या डिनोट करता है? नंबर ऑफ हेड्स को। हेड टेल में नंबर ऑफ हेड्स 1 होंगे, नेक्स्ट टेल हेड में 1 और टेल टेल में 0। ऐसे लिखो वैल्यूज ऑफ Y। Y डिनोट करता है नंबर ऑफ टेल्स को। क्या डिनोट करता है Y? नंबर ऑफ टेल्स को। तो हेड हेड में नंबर ऑफ टेल्स 0, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2। यहाँ लिखो वेयर Y डिनोट नंबर ऑफ टेल्स। एक बार मैं आपको डेफिनेशन जो पहले मैंने आपको लिखवाया था, अ रैंडम वेरिएबल इज अ वेरिएबल हुज न्यूमेरिकल वैल्यू, न्यूमेरिकल वैल्यू मीन्स वैल्यू इन टर्म्स ऑफ नंबर, इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट। एक्सपेरिमेंट क्या है? यहाँ टॉसिंग ऑफ अ कॉइन होती है, ठीक है, थ्रोइंग ऑफ अ डाइस होती है, ये सब एक्सपेरिमेंट कहलाती है। तो आपने 2 कॉइन टॉस किया, ये आपकी एक्सपेरिमेंट है। अब रही बात उसकी न्यूमेरिकल वैल्यू, देखो तो अब न्यूमेरिकल वैल्यू उसके ऊपर डिपेंड करता है कि आप उसे डिफाइन कैसे कर रहे हो। तो आपने डिफाइन किया कि कैपिटल X हमारा नंबर ऑफ हेड्स है, तो ऑब्वियसली ये वैल्यू 2110 होगी। यदि आपने और ये डिनोट किया कि कैपिटल Y हमारी नंबर ऑफ टेल्स है, तो यही वैल्यू इसी आउटकम पे ये वैल्यू आपकी चेंज हो जाएगी। यदि कुछ और डिफाइन करोगे तो कुछ और ही वैल्यू होगी। इधर लिखिएगा, तो
वैल्यू इज डिटरमाइंड बाय द आउटकम्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट, मतलब जो आउटकम्स ऑफ एक्सपेरिमेंट है उसको नंबर्स में कन्वर्ट करना, ठीक है, नंबर्स में कन्वर्ट करने के तरीके को ही हम रैंडम वेरिएबल कहते हैं, ठीक है। कोई आउटकम्स है, आपने उसे नंबर्स में कन्वर्ट कर लिया, अब ये डिपेंड करता है नंबर्स में कैसे कन्वर्ट करोगे आप, तो आपको खुद ही डिसाइड करना होगा कि मुझे उसके अंदर क्या देखना है। यदि आप देख रहे हो नंबर ऑफ हेड्स तो वैल्यू अलग है, नंबर ऑफ टेल्स देख रहे हो तो वैल्यू अलग है, कुछ और देख रहे हो तो कुछ और वैल्यू, ठीक है। तो रैंडम वेरिएबल बेसिकली आउटकम्स को नंबर की तरफ ले जाता है। अब जो बातें मैं आपको समझा रहा हूँ उसका एक मैथमेटिकल डेफिनेशन भी है, तो लिखो पॉइंट नंबर 4, राइट डाउन मैथमेटिकल डेफिनेशन, राइट डाउन मैथमेटिकल डेफिनेशन। लिखो रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन, जो बातें मैं आपको रैंडम वेरिएबल को कह रहा था लेमैन्स लैंग्वेज में उसका मैथमेटिकल फॉर्म भी है। लिखो रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन whose domain is, a random variable is a function whose domain is sample space, right on, whose domain is sample space and range is real number. Random variable is a function whose domain is sample space and range is real number. लिख लिया आपने, मैं आपको मीनिंग बता देता हूँ। भाई आपको मालूम है सैम्पल स्पेस, लिखो फॉर एग्जाम्पल हमारे वाले सैम्पल स्पेस के अंदर कौन कौन है, तो एक तो है हेड हेड, हेड टेल, नेक्स्ट टेल हेड और नेक्स्ट क्या टेल टेल, ये हमारा सैम्पल स्पेस है, ठीक है। और रेंज मैंने आपको बताया ये उसका डोमेन भी है, डोमेन इज सैम्पल स्पेस। रेंज में के लिए आ जाओ, वैसे तो रियल नंबर ऐसे प्लॉट होता है, ये है रियल नंबर को प्लॉट करने का तरीका, इस पे जो भी नंबर्स होगा वो, लेकिन आप चाहो तो रियल नंबर ऐसे भी प्लॉट कर सकते हो। तो ये मैं समझ रहा हूँ कि ये आपका रियल नंबर है, ये वाली, क्लियर, ये आपकी रियल नंबर है। इस पे आपके पास 3 वैल्यूज़, कौन कौन सा, 0 1 2, भाई ये 3 वैल्यू है जो हमने अभी डिफाइन कर रखा उसके अकॉर्डिंग। मुझे बताइए हेड हेड में नंबर ऑफ हेड्स कितने थे, हेड हेड में नंबर ऑफ हेड्स आपके 2 थे, ये इंडिकेट कर दो। हेड टेल में नंबर ऑफ हेड्स कितने थे, 1, वो इंडिकेट कर दो। टेल हेड में नंबर ऑफ हेड्स कितने, 1, वो इंडिकेट कर दो। टेल टेल में नंबर ऑफ हेड्स कितने, 0, वो भी इंडिकेट कर दो। तो मेरी बात जरा क्लियरली सुनना कि डोमेन तो सैम्पल स्पेस हो गया, रेंज के अंदर 3 नंबर्स आए, कौन कौन सा, 0 1 एंड 2। आप कहोगे रेंज तो आपने लिख रखा है रियल नंबर, तो यानी कि रियल नंबर में कुछ भी आ सकता है। भाई हमने जो डिफाइन किया था उसके अकॉर्डिंग ये 3 वैल्यूज़ आई, कुछ और डिफाइन करोगे तो ये पूरा रियल नंबर भी कवर हो सकता है, ठीक है। ये डिफाइन क्या है उसके ऊपर जाएगा। तो डोमेन हमारी सैम्पल स्पेस हुई, रेंज हमारा रियल नंबर हुआ, लेकिन अभी जो रेंज हमारा निकल के आ रहा है वो 0 1 एंड 2 आ रहा है, क्लियर। लेकिन किसी और एग्जाम्पल में ये पूरा का पूरा रियल नंबर कवर हो सकता है, क्लियर। तो मैंने आपसे क्या कहा, रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन जिसका डोमेन सैम्पल स्पेस है, रेंज रियल नंबर है। अब आज ये पॉइंट नंबर आई थिंक 5 नंबर पॉइंट पे जा रहे हैं। कोई बात नहीं, आप काउंटिंग नहीं करना है, आपको सिर्फ आगे लिखते जाना है। लेकिन देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स, देयर आर 2 टाइप्स ऑफ रैंडम वेरिएबल्स। लिखिए फर्स्ट वन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, लिखिए डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। इसमें एक माइनर सा लाइन लिखो विच टेक्स फाइनाइट, राइट डाउन, विच टेक्स फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज। लिखिए विच टेक्स फाइनाइट और काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज, ठीक है। मतलब या तो फाइनाइट वैल्यू ले, फाइनाइट वैल्यू हम उसको कहते हैं जिसकी काउंटिंग करेंगे तो आपकी काउंटिंग रुक जानी चाहिए, ठीक है। जैसे नंबर ऑफ चेयर्स इन दिस क्लासरूम ऑब्वियसली फाइनाइट है,
काउंटिंग करेंगे, काउंटिंग रुक जाएगी। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन अ क्लास, ठीक है, ऑब्वियसली काउंटिंग करेंगे तो काउंटिंग रुक जाएगी। कुछ लोग काउंटेबली इसे फाइनाइट भी कहते हैं, फाइनाइट इज ऑल्सो कॉल्ड काउंटेबली फाइनाइट। अब रही बात काउंटेबली इनफाइनाइट, जैसे स्टार्स इन द स्काई इज काउंटेबली इनफाइनाइट, ठीक है। अपने बाल को आप काउंट कर सकते हो, काउंटेबली इनफाइनाइट की तरह टेंड होगा, ठीक है। आप इतनी आसानी से इसकी काउंटिंग नहीं कर सकते, क्लियर, प्रोवाइड दैट आप गंजे नहीं हो। नेक्स्ट, तो मैंने आपसे क्या कहा, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल मतलब जो फाइनाइट वैल्यू ले, ठीक है, या काउंटेबली इनफाइनाइट वैल्यूज ले। नेक्स्ट आ जाइए सेकेंड वन, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल। कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल में लिखिए विच टेक्स इंटीग्रल, लिखिए विच टेक्स इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यूज, लिखिए विच टेक्स इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यूज बिटवीन सर्टेन लिमिट्स, लिखिए बिटवीन सर्टेन लिमिट्स और इंटरवल, लिखिए विच टेक्स, क्या लिखा आपने, इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यूज बिटवीन सर्टेन लिमिट्स और इंटरवल। मैं आपको सीधी बात समझा देता हूँ, टेक्निकल लैंग्वेज अपनी जगह पे है, ठीक है, क्लियर। टेक्निकल लैंग्वेज आपको जानने की ज़रूरत है, ये बात ध्यान रखिएगा, लेकिन आपको लेमैन्स मीनिंग में मैं बता देता हूँ। बट डिस्क्रीट वो है जो इंटीग्रल वैल्यू ले। इंटीग्रल मतलब जैसे चेयर, चेयर क्या लेता है, इंटीग्रल वैल्यू लेता है, इंटीजर में वैल्यू, जैसे 1 के बाद 2 आएगा, 2 के बाद 3 आएगा, 3 के बाद 4 आएगा, बीच में फ्रैक्शन में नहीं होगा, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस वो रैंडम वेरिएबल है जो इंटीग्रल वैल्यू भी लेगा और फ्रैक्शनल वैल्यू भी लेगा। जैसे आपका जो वेट है, आप अपना वेट कराओ, वेट क्या लेता है, इंटीग्रल वैल्यू भी लेता है, जैसे 68.63 kg, तो ऑब्वियसली इंटीग्रल वैल्यू भी है 68 और 0.63 उसकी फ्रैक्शनल वैल्यू भी, ठीक है। ऐसे ही आपकी वेट हुई, ऐसे ही आपकी हाइट हुई, ये क्या है, कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है, क्लियर थी बात है। तो कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल का एग्जांपल क्या है, वह वैसी चीज़ें जो इंटीग्रल वैल्यू भी लेती है और फ्रैक्शनल वैल्यू भी लेती है, जैसे हो गई एज, हाइट हो गया, ठीक है, वेट हो गया, ये सब कॉन्टिन्यूअस रैंडम वेरिएबल है। नंबर ऑफ चेयर्स इन दिस क्लासरूम, नंबर ऑफ स्टूडेंट्स इन दिस क्लासरूम, ठीक है, ये सब क्या है, डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। तो डिस्क्रीट कॉन्टिन्यूअस की पहचान बहुत सीधी सी है, डिस्क्रीट की पहचान जो इंटीग्रल वैल्यू ले, कॉन्टिन्यूअस की पहचान जो इंटीग्रल एज वेल एज फ्रैक्शनल वैल्यू भी ले, क्लियर। ये दो आपको पहचानने के तरीके मालूम होने चाहिए। अब आज ही हमारा कंसंट्रेशन आज के डेट में डिस्क्रीट, मतलब आज की क्लास में डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल है। लेकिन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, पुट द हेडिंग, लेकिन डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, राइट डाउन फर्स्ट पॉइंट, देखिए हियर द फंक्शन एफ एक्स। आपको मैंने थोड़ी देर पहले कहा कि रैंडम वेरिएबल इज अ फंक्शन। रैंडम वेरिएबल एक फंक्शन होता है जिसका डोमेन सैंपल स्पेस होता है, रेंज रियल नंबर होता है। फंक्शन को हम जनरली एफ एक्स से डिनोट करते हैं, या कुछ लोग इसे पी एक्स से भी डिनोट करते हैं। पी मीन्स प्रोबेबिलिटी फंक्शन। भाई यहाँ जो भी हम फंक्शन पढ़ रहे हैं वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है, तो या तो आप एफ एक्स लिखा करोगे या पी एक्स लिखा करोगे। लिखो इज कॉल्ड, लिखो हियर द फंक्शन एफ एक्स और पी एक्स इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। ब्रैकेट में लिखो पी एम एफ, या कुछ लोग सिंपली कहते हैं प्रोबेबिलिटी फंक्शन। क्या लिखा आपने, हियर द फंक्शन एफ एक्स और पी एक्स, जो भी आप लिखें, इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी मास फंक्शन। जनरली वी कॉल इट पी एम एफ और प्रोबेबिलिटी फंक्शन। मास वर्ड उसमें से उन्होंने गायब कर दिया, ठीक है। मास को या मैथ्स को एक ही बात, प्रोनाउंसिएशन वाइज नहीं जा रहे। लेकिन सेकेंड वन लिखिए प्रॉपर्टीज ऑफ पी एम एफ।
देखिए प्रॉपर्टीज ऑफ पीएमएफ, राइट डाउन प्रॉपर्टी नंबर 1। आपको मालूम है किसी भी चीज की प्रॉपर्टी क्या होती है, ग्रेटर देन इक्वल टू 0। सो राइट डाउन एफ एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0, या फिर आप ये भी लिख सकते हो पी एक्स ग्रेटर देन इक्वल टू 0। भाई किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी 0 या 0 से ज़्यादा होती। सेकेंड प्रॉपर्टी, सम टोटल ऑफ प्रॉपर्टी, जो सम टोटल करेंगे तो हमेशा 1 आएगी। तो लिखो समेशन एफ एक्स 1, या फिर आप ऐसे भी लिखो समेशन पी एक्स 1। इन दोनों में से कुछ भी लिख लो, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है, क्लियर। अब रही बात ये दो प्रॉपर्टी पे बहुत सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चन, ये ध्यान रखिएगा, क्लियर। कई सारे क्वेश्चंस बन सकते हैं सिर्फ एसी पे, तो आज मैं उसमें से कुछ क्वेश्चंस आपको बताऊंगा। तो आ जाओ एक एक करके मैं आपको बता रहा हूँ। भाई पीएमएफ के ऊपर कई सारे स्टैंडर्ड क्वेश्चंस बन सकते हैं जिसमें आपकी मैथ्स की नॉलेज रिक्वायर्ड होगी, रादर से आपने मैथ्स जो अभी तक पढ़ा है या अभी जो पढ़ेंगे उन सब की रिक्वायरमेंट हो सकती है। तो आज हम उसी को थोड़ा सा टेस्ट करें बेसिकली कि हम प्रॉपर्टीज़ ऑफ पीएमएफ पे क्या क्या क्वेश्चन हो सकती है। एक तो पहले स्टार्ट करेंगे सिंपल से और धीरे धीरे स्टैंडर्ड की तरफ जाएंगे। लिखिए क्वेश्चन, लिखिए लेट कैपिटल एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल। लिखिए लेट कैपिटल एक्स बी अ रैंडम वेरिएबल हैविंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। लिखिए हैविंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। लिखिए हैविंग प्रोबेबिलिटी फंक्शन। लिखो वैल्यूज ऑफ एक्स और नीचे लिखना प्रोबेबिलिटी एक्स इज इक्वल टू एक्स। वैल्यूज मैं आपके लिए लिखने जा रहा हूं, पहले आप वैल्यूज लिख लो। लिखो 0 1 2, ध्यान रखना 7 तक जाना है, थोड़ा सा स्पेस दे के रखना। 3 4 5 6 नेक्स्ट 7, यहाँ तक चले जाओ आप। सबकी प्रॉपर्टी नीचे डिनोट करो। लिखो यहाँ 0 है, 0 पे 0, 1 पे है आपका k, 2 पे 2k, 3 पे 2k, 4 पे 3k, 5 पे k स्क्वायर, 6 पे 2k स्क्वायर, 7 पे लिखो 7k स्क्वायर प्लस k। इतना इंफॉर्मेशन लिख लो। अब लिखो क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट, लिखो फाइन के, राइट डाउन फाइन के। अब आपको अच्छी तरह से मालूम है कि भाई ये जो फंक्शन है वो प्रोबेबिलिटी फंक्शन है। प्रोबेबिलिटी फंक्शन को या पीएमएफ को एक ही बात है। भाई यदि आपके पास कोई प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो उस प्रोबेबिलिटी फंक्शन में दो ही प्रॉपर्टी चलेगी आपकी। किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है, सम टोटल 1 होता है। तो ये यानी कि ग्रेटर देन इक्वल टू 0 का कंसेप्ट इन जनरल अप्लाइड होगा ही होगा किसी भी क्वेश्चन के अंदर, वो अंडरस्टूड है। बहुत ही कम क्वेश्चन के अंदर वो अप्लाइड नहीं होगी, क्लियर। सेकेंड प्रॉपर्टी आपकी मेन प्रॉपर्टी है जिस पे क्वेश्चन आपके सारे होंगे, मतलब सम टोटल आपका 1 होना चाहिए, ठीक है। तो ये यदि प्रोबेबिलिटी फंक्शन है तो सम टोटल 1 देगा, ठीक है, और उससे ही k की वैल्यू आपकी आएगी। तो लिखो राइट डाउन, since it is a probability function, write down solution। लिखो since it is a probability function, लिखो therefore summation x p x is equal to x is equal to 1। भाई सम टोटल 1 होगी। अब इनको ऐड करो, ये हो गई 0 प्लस k दैट इज k, ये हो गई 2k, ऐड करो तो ये हो जाएगी 3k, ये आपकी हो जाएगी 5k टोटल यहाँ से यहाँ तक मिला के। नेक्स्ट 8k हो गया और ये आपकी हो गई 9k, तो टोटल 9k हो गए ऐड करने के बाद, और ये हो गई k स्क्वायर प्लस 2k स्क्वायर प्लस 7k स्क्वायर, तो 10k स्क्वायर हो गया। सो राइट डाउन आपकी एडिशन इन सब की आई 10k स्क्वायर
प्लस 9k इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट आ जाओ, दिस इम्प्लाइज 10k स्क्वायर प्लस 9k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। नेक्स्ट ब्रेक कर दो, 10k स्क्वायर प्लस 10k माइनस k माइनस 1 इज इक्वल टू 0। टेक 10k कॉमन, that is k plus 1 minus k plus 1 is equal to 0. Next 10k minus 1 k plus 1 is equal to 0. तो मुझे बताइए k की वैल्यू क्या आ गई? k की वैल्यू आपकी हो गई 1/10 और दूसरी हो गई k इज इक्वल टू -1। तो आपको मालूम है k -1 तो हो नहीं सकता है क्योंकि प्रोबेबिलिटी कभी भी नेगेटिव नहीं होती, तो ये आप रिजेक्ट कर देना। आपसे पूछा गया था k की वैल्यू बताओ, तो k की वैल्यू 1/10 हुई। इधर देखना, ये आपकी हो गई 1/10, ये हो गई 2/10, ये हो गई 2/10, ऐसे ही 3/10 एंड सो ऑन। -1 हो नहीं सकती क्योंकि प्रॉब है आपकी, प्रॉब कभी भी नेगेटिव नहीं होती। दूसरा क्वेश्चन, सेकेंड पार्ट, लिखो एफ प्रोबेबिलिटी x ग्रेटर देन इक्वल टू a। लिखो एफ प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a। राइट ऑन, ए प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू a इज ग्रेटर देन हाफ। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए। आपको ए की मिनिमम वैल्यू बतानी, ठीक है? तो पहले तो ये सोचो कि ए की वैल्यू हो क्या क्या सकती। फाइंड द मिनिमम वैल्यू ऑफ ए। तो ए की वैल्यू जो हो सकती है वो इनमें से होगी, बाय 0 1 2 3 4 5, ठीक है? और ये चेक करना है कि प्रोबेबिलिटी कब हाफ क्रॉस कर जाएगी। तो कुछ नहीं करना है, एक बार आप A0 ले लो, एक बार A1 ले लो। तो लिखो एफ A इज इक्वल टू 0, तो ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0। प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0 में एक ही प्रोबेबिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज 0, और P0 की वैल्यू 0 है। यहाँ देखो यार, लेस देन इक्वल टू 0 में सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है, दैट इज 0। लेस देन इक्वल टू 1 में ये दो प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है। लेस देन इक्वल टू 2 में 3 प्रोबेबिलिटीज अवेलेबल है। तो ऐसे करके पुट करो, लिखो एफ ए इज इक्वल टू 1, तो ये आपकी हो जाएगी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1। इसके अंदर दो प्रोबेबिलिटीज़ हैं, P0 P1। P0 तो 0 है आपका, 1 वाला k है, तो फाइनली k हो गया। और ध्यान रखना k की वैल्यू आपकी 1/10 आई है। क्लियर? ध्यान रखना कि आपको उस जगह तक ले जाना है जब प्रोबेबिलिटी हाफ क्रॉस कर जाए। तो हाफ क्रॉस करने के लिए हम पहले A2 लेंगे पहले, तो ये आपकी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2 हो जाएगी। तो ये हो जाएगी P0 प्लस P1 प्लस P2। P2 तक आपकी प्रोबेबिलिटी 0 प्लस k प्लस 2k, मेरे हिसाब से 3k आ गई। 3k मीन्स 3/10, हाफ क्रॉस नहीं किए। नेक्स्ट यदि A3 लोगे तो प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 3 हो जाएगी। इसके अंदर होगी 0 1 2 3, तो 0 1 2 3 तीनों ले लो। लिखो 0 प्लस P1 प्लस P2 प्लस P3। आप यदि तीनों लोगे तो ये आपकी आ जाएगी 0 1 2 3, ऐड करो, ये हो जाएगी k 2k 5k हो गई। तो लिखो 5k। 5k मतलब 5/10, 5/10 हाफ हुई, लेकिन स्टिल वो हाफ क्रॉस नहीं की। नेक्स्ट a इज इक्वल टू 4, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 4। यानी ना हाफ क्रॉस करना, ये आपकी हाफ क्रॉस नहीं कर रही, हाफ के इक्वल। a इसमें आपकी P0 से स्टार्ट होगी, P4 तक जाइए। यहाँ आपकी आ जाएगी P4 तक लोगे आप, तो एक और ऐड हो जाएगा, दैट इज 5k में एक और ऐड हो जाएगा 3k। तो ये आपकी
8k हो जाएगी। 8k मीन्स 8/10, ऑब्वियसली हाफ क्रॉस कर गई। 5 लोगे अगेन हाफ क्रॉस कर जाएगी, 6 लोगे अगेन हाफ क्रॉस कर जाएगी, लेकिन वो आपसे इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। आपसे पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ ए कितना होगा, तो ऑब्वियसली मिनिमम वैल्यू ऑफ ए आपकी 4 होगी, क्योंकि 4 पे भी हाफ क्रॉस कर रही है, 5 पे भी करेगी, 6 पे भी करेगी, 7 पे भी करेगी। लेकिन आपसे पूछा है मिनिमम वैल्यू ऑफ ए बताओ, तो ऑब्वियसली 4 है। लिखो देयरफॉर मिनिमम वैल्यू ऑफ ए इज 4। नेक्स्ट आ जाओ क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 2। लिखो वेरीफाई वेरीफाई fx इज इक्वल टू 2x k इंटू के प्लस 1 और x की वैल्यू है आपकी 1 2 3 अप टू k। लिखो वेरीफाई fx इज इक्वल टू 2x अपॉन k इंटू के प्लस 1। x की वैल्यू है 1 से लेकर k तक। लिखो वेरीफाई fx इज PMF। आपको ये वेरीफाई करना है कि ये PMF है। तो मैंने आपसे क्या कहा, PMF की 2 प्रॉपर्टीज़। फर्स्ट प्रॉपर्टी, किसी भी चीज़ की प्रॉपर्टी ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होती है। मैंने कहा ये ऑब्वियस सी प्रॉपर्टी है, इसके बारे में बॉदर्ड मत हो, ठीक है, वो इन जनरल होल्ड करेगा, ठीक है। अब रही बात दूसरी प्रॉपर्टी, क्या है, सम टोटल 1। यही हमें चेक करना है, बाकी कुछ चेक नहीं करना। तो स्टार्ट करो, चेक करने जा रहे हैं कि सम टोटल 1 है या नहीं। तो लिखो कंसीडर समेशन fx। लिखो नेक्स्ट x की वैल्यू स्टार्ट हो रही है 1 से, जाएगी कहाँ तक, k तक। फंक्शन क्या है, 2x k इंटू के प्लस 1। आपको मालूम है समेशन x के ऊपर है, k के ऊपर नहीं है। इसका मतलब k आपकी कांस्टेंट है, तो आप इसे आउटसाइड करो। लिखो 2 इंटू के इंटू के प्लस 1 समेशन x इज इक्वल टू 1 टू k और लिख दो x। नेक्स्ट 2 इंटू के प्लस 1 समेशन x आपकी क्या आ जाएगी, 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस k। भाई ये दोनों टर्म बाहर, 2 और ये, क्योंकि ये समेशन x पे है तो ऑब्वियसली k आपकी कांस्टेंट बन जाएगी। इसको बाहर कर दो, ये टर्म रह गई। इसमें एक बार 1 रखो, एक बार 2 रखो, एक बार 3 रखो, लास्टली k रखो। 1 से लेकर k तक का समेशन आपके नॉलेज में है ही, फटाफट लिख लो आप। समेशन होगी k इंटू के प्लस 1 डिवाइड बाई 2। तो आपकी 2 और 2 से कैंसिल आउट, ये सारे कैंसिल आउट, ऑब्वियसली 1 आ जाएगा। और 1 आ गया तो ये बात कंफर्म हो गई कि ये PMF है। लिखो देयरफॉर इट इज PMF। लिखो देयरफॉर इट इज PMF। मैं आपसे यहाँ एक बात कहूँगा जिसका ध्यान रखना है। लिखो रिमार्क नंबर 1, आपको ये मालूम होना चाहिए कि 1 से लेकर n तक का समेशन क्या होता है, क्योंकि इसकी नॉलेज की रिक्वायरमेंट हमेशा पड़ेगी। n इंटू n प्लस 1/2। दूसरा ये याद रखो कि 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस n स्क्वायर क्या होता है, ये हो जाएगी n इंटू n प्लस 1 2n प्लस 1 डिवाइडेड बाय 6। ये आपको याद रखना है। एक क्यूब वाला भी याद रखो, 1 क्यूब प्लस 2 क्यूब प्लस n क्यूब। क्या होता है फॉर्मूला, n इंटू n प्लस 1 डिवाइड बाई 2 होल स्क्वायर। ये 3 आप हमेशा याद रखो, क्योंकि ये 3 समेशन मिनिमम रिक्वायर्ड होती है, ठीक है। कभी किसी क्वेश्चन में ज़रूरत पड़ जाए तो हम उसे यूज़ कर सकते हैं।
लिखो नेक्स्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन मैंने आपको करा दिए। लिखो क्वेश्चन नंबर 3, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, ब्रैकेट में लिखो इफ इट एग्जिस्ट, लिखो इफ इट एग्जिस्ट, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी मीन्स कांस्टेंट, ठीक है, फाइंड द वैल्यू ऑफ सी, सी मतलब कांस्टेंट, इफ इट एग्जिस्ट, इफ इट एग्जिस्ट मतलब कभी एग्जिस्ट करेगा कभी नहीं करेगा। लिखो फॉर अ फंक्शन टू बी पीएमएफ, लिखिए फॉर अ फंक्शन टू बी पीएमएफ मतलब आपको पीएमएफ होने के लिए सी की वैल्यू निकालनी है यदि वो एग्जिस्ट करती है तो, ठीक है। अब एक एक करके क्वेश्चन हो। लिखो फर्स्ट क्वेश्चन, लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू सी बाय एक्स, एक्स की वैल्यू ले लो 1 2 3 एंड सो ऑन, 0 अदरवाइज, 0 अदरवाइज का मतलब हो गया कि यदि ये वैल्यू 1 2 3 4 5 नहीं है तो इसका मतलब 0 है। लिखो स्टार्ट करें सॉल्यूशन। लिखो फॉर अ फंक्शन टू बी पीएमएफ, लिखो फॉर अ फंक्शन टू बी पीएमएफ समेशन एफ एक्स आपकी 1 होनी चाहिए, भाई 1 होनी चाहिए फंक्शन टू बी पीएमएफ। आप यहाँ लिखो x की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, ये दिया हुआ है 1 2 3 एंड सो ऑन, और फंक्शन है c बाय एक्स इज इक्वल टू 1। टेक c कॉमन, क्योंकि समेशन x के ऊपर है, c के ऊपर कोई समेशन नहीं है। लिखो 1 बाय एक्स इज इक्वल टू 1, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये हो जाएगी 1 प्लस 1 बाई 2 प्लस 1 बाई 3 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1। अब रही बात इनका सम टोटल क्या होगा, ये आप ध्यान रखना कि ये आप एमएमई के अंदर पढ़ोगे कि इनका सम टोटल क्या होगा, ठीक है, क्लियर। एमएमई के अंदर ध्यान रखिएगा कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस का एक टॉपिक है जहां आपको थोड़ा आइडिया मिलेगा कि क्या होगा इसकी पोजीशन। अभी मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ कि इसकी वैल्यू आपकी इन्फिनिटी होगी। आपको लग रहा है कि ये फाइनाइट वैल्यू देगा, लेकिन फाइनाइट वैल्यू देगा नहीं, ये इनफाइनाइट वैल्यू देगा। लिखो c इंटू इन्फिनिटी इज इक्वल टू 1। अब रही बात c की वैल्यू एग्जिस्ट करती है तो ऑब्वियसली नहीं एग्जिस्ट करती है, क्योंकि आप यदि c की वैल्यू 0 बताते हो, क्योंकि कई लोग कहते हैं इन्फिनिटी को उधर कर दो, तो 1 बाई इन्फिनिटी ऑब्वियसली 0 होगा। लेकिन यदि c की वैल्यू 0 हो गई तो आपकी फंक्शन ही 0 हो जाएगी, और फंक्शन यदि 0 हो गई तो पीएमएफ होने के कोई चांसेस नहीं। क्लियर। तो ये ध्यान रखिएगा कि c की वैल्यू कोई भी नंबर आप मुझे बताओगे जिसको कि हम इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करेंगे 1 आ जाए, तो ऐसा कोई नंबर एग्जिस्ट ही नहीं करता कि भाई जिसको इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई करने पे 1 आ जाए। लिखो द वैल्यू ऑफ c डज नॉट एग्जिस्ट, लिखो द वैल्यू ऑफ c डज नॉट एग्जिस्ट। यहाँ भी मैं आपको एक रिमार्क बता रहा हूँ जिस पे ध्यान देना है, और ध्यान रखिएगा ये कंसेप्ट आएगा आपके एमएमई के बुक के अंदर, ठीक है, वो कन्वर्जेंस एंड डाइवर्जेंस वाले टॉपिक में। लिखो समेशन 1 अपॉन n रेज टू पावर p, और n की वैल्यू 1 टू इन्फिनिटी, इसे हम कहते हैं 1 रेज टू पावर p, ओपन करोगे तो 2 रेज टू पावर p, 3 रेज टू पावर p प्लस सो ऑन, ठीक है। इस सीरीज को कहा जाता है p सीरीज, द सीरीज इज कॉल्ड p सीरीज, ठीक है। p मीन्स पावर, सबके ऊपर पावर क्या है, 1 के ऊपर p पावर, 2 के ऊपर p पावर एंड सो ऑन। अब रही बात, जस्ट अ मिनट, अब कुछ लोग कहते हैं p सीरीज, कुछ लोग कहते हैं हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज। नेम में लिखना चाहो तो आप लिख लो हाइपर ज्योमेट्रिक सीरीज। ये सीरीज कन्वर्ज होती है, 2 तरह की बातें होगी, कन्वर्जेस और दूसरा होगा डाइवर्जेस।
इसके दो नेचर, कन्वर्ज या डाइवर्ज। कन्वर्ज का मतलब होता है यूनिक एंड फाइनाइट, यूनिक एंड फाइनाइट। मतलब यदि आपकी कोई वैल्यू ऐसी आ रही है जो फाइनाइट भी हो और सिर्फ एक वैल्यू, जैसे 5 को हम कहेंगे यूनिक एंड फाइनाइट। यदि होगी इन्फिनिटी तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट होगी, तो कन्वर्ज नहीं करेगी। क्लियर। डाइवर्ज का मतलब जो कन्वर्ज नहीं करता, मतलब यदि फाइनाइट नहीं है तो ऑब्वियसली इनफाइनाइट है, और इनफाइनाइट मतलब प्लस माइनस इन्फिनिटी, तो इसका मतलब वो डाइवर्जेंस में। यदि वैल्यू आपकी यूनिक नहीं है, मतलब एक से ज़्यादा वैल्यू, ऑब्वियसली कन्वर्ज नहीं करेगी। तो वैल्यू यदि एक से ज़्यादा है तो भी डाइवर्ज करेगी, यदि वैल्यू आपकी फाइनाइट नहीं है तो भी डाइवर्ज करेगी। तो डाइवर्जेंस का मतलब प्लस माइनस इन्फिनिटी है या एक से ज़्यादा वैल्यू होना है। क्लियर थी बातें। अब कब कन्वर्ज करेगा, कब डाइवर्ज करेगा? यदि आपकी p की वैल्यू 1 से ज़्यादा हो तो हर हमेशा कन्वर्ज करेगा, और यदि आपकी p की वैल्यू लेस देन इक्वल टू 1 हो तो हर हमेशा डाइवर्ज करेगा। अब मुझे बताओ इस केस में p की वैल्यू क्या है भाई? 1/1 है। 2 को क्या लिख सकते हो? 2⁻1। ये क्या है? 3⁻1। तो यहाँ पावर क्या है? 1 है। 1 किस केस में है? ऑब्वियसली डाइवर्जेंस के केस में। डाइवर्जेंस का मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ ले जाएगा आपको। ठीक है, क्लियर बात। तो एक बात तो आपको ये याद रखनी है कि कब कन्वर्ज है, कब डाइवर्ज। इसके थोड़े एग्जांपल्स मैं आपको दे देता हूँ। जैसे मान लीजिए हमारे पास है 1/n² और n इज इक्वल टू 1 to इन्फिनिटी। तो मुझे बताओ इसको मैं क्या लिखूँगा? 1/1², 1/2², 1/3² एंड सो ऑन। ऑब्वियसली पावर क्या हुई? 2। p सीरीज के अंदर पावर क्या है? ऑब्वियसली 2 है, और 2 > 1 होता है, और 1 क्या है? कन्वर्जेंस के अंदर है। तो ये आपकी 2 > 1, तो ऑब्वियसली ये सीरीज आपकी कन्वर्ज करेगी। क्या करेगी? कन्वर्ज। ठीक है। और कन्वर्ज में भी इसकी वैल्यू मैं आपको बता देता हूँ कि इसकी वैल्यू होती है, आपको याद रखना हो तो इसे कर सकते हो आप। इसकी वैल्यू होती है π²/6। सॉरी, π², मैं x² लिख रहा हूँ। π²/6 वैल्यू होती है। आप कहेंगे कैसे आया? तो कैसे आया उस पर जब मत जाओ आप, बस ये ध्यान रखना ये सीरीज कन्वर्ज है और इसका सम टोटल π²/6 होता है। नेक्स्ट हो, यदि हाँ मैं आपको एग्जांपल दे रहा था कि कब कन्वर्ज है, कब डाइवर्ज है। जैसे अभी हमने एक एग्जांपल लिया था 1/n, ये 1 + 1/2 है, 1/3 है, 1/4 है एंड सो ऑन है। तो मुझे बताइए यहाँ p की वैल्यू क्या है? 1। तो 1 मेरे हिसाब से 1 कन्वर्ज में नहीं, आपका डाइवर्ज में। डाइवर्ज मतलब ये इन्फिनिटी की तरफ जाएगा, तो ये ऑब्वियसली डाइवर्ज है। तो ऐसे करके पावर सिर्फ चेक करना। ऐसे ही यदि मैंने लिख दिया 1/n⁻², तो मुझे बताओ ये जो भी सीरीज़ होगी तो इसमें p कितनी है आपकी? 1/2, ऑब्वियसली लेस देन 1, डाइवर्ज है। ठीक है, डाइवर्ज मतलब इन्फिनिटी वैल्यू देगा। क्लियर। तो मैंने आपसे क्या कहा कि एक तो ये याद रखना, क्योंकि ये आपको मैंने थोड़ा सा एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन बता दी कि ये वैल्यू है आपकी। क्लियर। बाकी कन्वर्ज डाइवर्ज से आपका क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सीरीज को क्या कहते हैं? p सीरीज कहते हैं। एक क्वेश्चन मैंने आपको ये दिया c की वैल्यू पे, एक और मैं दे देता हूं। लिखो क्वेश्चन नंबर 2, लिखो f(x) इज इक्वल टू c/x²। x की वैल्यू है 1, 2, 3 एंड सो ऑन। लिखो 0 अदरवाइज। लिखा आपने। आगे वही है कि फाइंड द वैल्यू ऑफ c इफ इट एग्जिस्ट फॉर अ फंक्शन टू बी PMF, क्योंकि उसी क्वेश्चन का सेकंड पार्ट मैं ले रहा हूं जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले डिक्टेट कराया आपको। राइट डाउन सॉल्यूशन। लिखो फॉर अ फंक्शन टू बी PMF समेशन
एफ एक्स इज इक्वल टू 1, ये 1 होगा। नेक्स्ट x की वैल्यू डालो 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, c बाय एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट c आउटसाइड ले लो, ये है कि 1 बाय 1 स्क्वायर, 1 बाय 2 स्क्वायर, 1 बाय 3 स्क्वायर एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट ये हो जाएगी c इंटू, अभी मैंने आपको वैल्यू कहा कि इस वैल्यू को याद रखो, ठीक है, आपके कभी काम आ जाएगा। तो मुझे होता है इस c की वैल्यू क्या हो जाएगी, c की वैल्यू हो जाएगी, पहले तो ये ध्यान रखिएगा कि यहाँ जो पावर है वो इंडिकेट करता है ये कन्वर्ज है। कन्वर्ज का मतलब यूनिक एंड फाइनाइट, ठीक है, क्लियर। और वैसे भी p यहाँ 2 है और 2 ऑब्वियसली ग्रेटर देन 1 है, तो यहाँ से आ जाएगी आपकी c की वैल्यू 6 बाई पाई स्क्वायर, क्लियर। जस्ट अ मिनट, एक और लिखो इसी पार्ट के अंदर, लिखो थर्ड पार्ट, लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू c अपॉन 2 रेज़ टू बाय एक्स। x की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 0 अदरवाइज। फिर से आपको c की वैल्यू फाइंड करनी, स्टार्ट करो सॉल्यूशन, लिखो फॉर अ फंक्शन टू बी PMF समेशन एफ एक्स इज इक्वल टू 1। नेक्स्ट x की वैल्यू 1 से लेकर इन्फिनिटी तक, c अपॉन 2 रेज़ टू बाय एक्स इज इक्वल टू 1। टेक c आउटसाइड और वैल्यू सब्स्टिट्यूट कर दो, 1 अपॉन 2 रेज़ टू पावर 0, 1 से नहीं स्टार्ट है, 0 से स्टार्ट है। ये आपका क्वेश्चन में गिवन है 0 से स्टार्ट, तो वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो 2 रेज़ टू पावर 0, नेक्स्ट 2 रेज़ टू पावर 1, 2 रेज़ टू पावर 2 एंड सो ऑन इज इक्वल टू 1। आपको मालूम है जीपी में ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ जीपी, जिसमें ये वैल्यू आपकी 1 है, तो ये आपकी हो जाएगी c इंटू, फॉर्मूला होता है a अपॉन 1 माइनस आर। फॉर्मूला क्या होता है, a अपॉन 1 माइनस आर। तो मुझे होता है ये रेशियो कितनी है, ऑब्वियसली 1/2 है, इज इक्वल टू 1। ये आपकी हो जाएगी 2c इज इक्वल टू 1, तो c की वैल्यू हाफ हो जाएगी, क्लियर। भाई फॉर्मूला क्या है मैं आपको बता देता हूँ, फॉर्मूला यहाँ रिमार्क में क्लियरली लिख लो, ज्योमेट्रिक सीरीज आपने पढ़ रखा होगा। बाय फॉर्मूला a प्लस ए आर स्क्वायर, ऐसा यदि सीरीज है तो इसका सम टोटल होता है a अपॉन 1 माइनस आर, ठीक है। लेकिन उस केस में r की वैल्यू -1 to 1 होनी चाहिए। कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -1 to 1, तो आपका ये फॉर्मूला a अपॉन 1 माइनस आर यूज हो जाएगा, ठीक है। ज्योमेट्रिक सीरीज मैंने आपको समझा दिया कि ज्योमेट्रिक सीरीज में क्या पोजीशन है। नेक्स्ट आ जाओ, एक थोड़ा सा अलग टाइप का क्वेश्चन, लिखो क्वेश्चन थोड़ा सा हल्का सा डिफरेंट है, लिखो फाइंड द वैल्यू ऑफ k, लिखिए फाइंड द वैल्यू ऑफ k फॉर अ फंक्शन टू बी PMF। लिखो एफ एक्स इज इक्वल टू, आपके पास है फंक्शन 1 माइनस k रेज़ टू बाय x, और x की वैल्यू है 0, 1, 2, 3 एंड सो ऑन, 0 अदरवाइज, ठीक है। आपसे k की वैल्यू पूछी जा रही, तो भाई PMF होने के लिए k की वैल्यू बताओ, तो स्टार्ट करो सॉल्यूशन, लिखो कंसीडर समेशन एफ एक्स, x की वैल्यू कहाँ से स्टार्ट हो रही है, ऑब्वियसली 0 से स्टार्ट हो रही है,
कहाँ तक जाएगी, इन्फिनिटी तक जाएगी। 1 माइनस के इंटू के रेज़ टू पावर एक्स। टेक 1 माइनस के आउटसाइड, ठीक है, 1 माइनस के आउटसाइड ले लो, एक एक करके वैल्यू रख दो। लिखो x 0 टू इन्फिनिटी के रेज़ टू पावर एक्स, वैल्यू सब्स्टिट्यूट करो, ये आ जाएगी के रेज़ टू पावर 0 ऑब्वियसली 1, के रेज़ टू पावर 1 दैट इज़ 1, के स्क्वायर प्लस सो ऑन। नेक्स्ट ये आपकी हो जाएगी 1 माइनस के, आपको मालूम है सम टू इनफाइनाइट टर्म्स ऑफ GPRE, जिसका फॉर्मूला मैंने आपको थोड़ी देर पहले ही बताया था, a अपॉन 1 माइनस आर। ये आपकी कैंसिल आउट हो जाएगी, ये आपकी 1 आ जाएगी। लेकिन आपसे उन्होंने पूछा था k की वैल्यू बताओ और आपने 1 निकाल के दिखाया। भाई PMF तो पहले से ही है, आप k की वैल्यू बताओ, तो आपको वो k की वैल्यू तो आई नहीं कहीं से भी। भाई सारे कैंसिल आउट हो गए और लास्टली आप 1 पे पहुंच गए हो, तो k की वैल्यू नहीं आई। लेकिन एक बार आप ढंग से रिकॉल करो, थोड़ी देर पहले ही मैंने आपको बताया था कि ये फॉर्मूला जब भी लगाओगे तो आपकी वैल्यू -1 to 1 होनी चाहिए। तो इसका मतलब आपने फॉर्मूला लगाया है तो आपकी k की वैल्यू कहाँ से कहाँ तक होनी चाहिए, -1 to 1 होनी चाहिए। ठीक है, क्लियर बात। लेकिन एक प्रॉब्लम और है, आपको मालूम है k रेज़ टू पावर x आपकी एक्सपोनेंशियल फंक्शन है। एक्सपोनेंशियल फंक्शन तभी डिफाइंड होती है जब उसका बेस ग्रेटर देन 0। तो वैसे तो k की वैल्यू -1 to 1 होनी चाहिए, लेकिन ये डिफाइन ही तभी होगी जब आपका बेस ग्रेटर देन 0, इसका मतलब k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। तो पहले तो फंक्शन k की वैल्यू -1 to 1 थी और यहाँ से पता चल रहा है कि k ग्रेटर देन 0 होना चाहिए। इसका मतलब अब आपकी k की वैल्यू -1 to 1 नहीं होगी, रादर से 0 to 1 होगी। ठीक है, तो लिखो नेक्स्ट स्लाइड, लिखो दिस इज पॉसिबल, यहाँ लिख लो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन। भाई आपने फॉर्मूला लगाया ना, तो ये पॉसिबल कब है, लिखो दिस इज पॉसिबल ओनली व्हेन 0 इज लेस देन k इज लेस देन 1। वैसे तो -1 to 1 होना चाहिए, लेकिन k यहाँ ग्रेटर देन 0 है, और वैसे भी प्रोबेबिलिटी फंक्शन के अंदर ऐसा कोई वैल्यू नहीं लोगे जिससे कि आपकी प्रोबेबिलिटी फंक्शन नेगेटिव हो जाए, तो वो आपको कंसिडर नहीं करना। क्लियर। अब एक छोटा सा टॉपिक आपकी रह गई क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन की डिस्क्रीट के अंदर, तो वे मैं आपको देता हूं। ठीक है, लिखो पुट द हेडिंग क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। लिखो क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन, या कुछ लोग कहते हैं सिंपली डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। या तो आप क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन को, या कुछ लोग कहते हैं डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन। ठीक है, क्यूमुलेटिव डिस्ट्रीब्यूशन फंक्शन ऑब्वियसली CDF लोग कहते रहते हैं, CDF, C meant for cumulative, D meant for distribution, F for obviously function। इसके लिए आप लिखो स्टेटमेंट लेट कैपिटल X, लिखिए लेट कैपिटल X बी अ रैंडम वेरिएबल, सॉरी लेट कैपिटल X बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, लिखिए लेट कैपिटल X बी अ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, लिखिए देन द CDF, लिखिए देन द CDF is defined as, लिखिए देन द CDF is defined as, यानी कि देन द CDF is defined as लिखा आपने। CDF का F हमेशा कैपिटल लिखना है आपको, और PMF का F हमेशा स्मॉल लिखना है। ठीक है, क्लियर। CDF का F कैपिटल, PMF का F स्मॉल, जिससे कि एक दूसरे में कंफ्यूजन नहीं हो। वैसे भी ये क्यूमुलेटिव है, क्यूमुलेटिव होने से कोई भी चीज़ बड़ी होती है, इसका मतलब F बड़ा होगा। ठीक है, आप कहोगे F बड़ा होगा, ये क्या मीनिंग है इसका।
भाई सीधी सी बात है, एक सिंबल है जो हम फॉलो करते हैं स्टैट्स के अंदर। CDF का F कैपिटल, PMF का F हमेशा स्मॉल। तो लिखो रेड F, ये X इंडिकेट करता है रैंडम वेरिएबल को। आपको मालूम है रैंडम वेरिएबल कुछ भी हो सकता है, नंबर ऑफ हेड्स भी हो सकता है, नंबर ऑफ टेल्स भी हो सकता है, जो मैं आपको एग्जांपल दे रहा था। तो हमने यहाँ लिखा X, इसका मतलब हमने किस रैंडम वेरिएबल को कंसीडर कर रहे हैं वो बात, और साथ में उसकी वैल्यू हमेशा स्मॉल से लिखी जाती है। तो F मतलब कैपिटल F मीन्स CDF, कैपिटल X मीन्स रैंडम वेरिएबल, किस रैंडम वेरिएबल को कंसीडर कर रहे हैं, स्मॉल x मतलब उसकी वैल्यू। ये होती है प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x। जहां x आपकी रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल x उसकी वैल्यू। ठीक है, क्या मीनिंग है वो मैं आपको एग्जांपल से बता देता हूं। देखिए फॉर एग्जांपल वही जो मैंने थोड़ी देर पहले दिया था। लेकिन सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड, लेकिन सपोज 2 कॉइन्स आर टॉस्ड and let capital X be a random variable, लेकिन let capital X be a random variable which denote number of heads, लेकिन which denote number of heads लिखा आपने let suppose 2 coins are tossed, let X be a random variable which denote number of heads। एक बार आप थोड़ा आउटकम्स लिख लो, लिखो आउटकम्स। वैसे आपके नॉलेज में है ही, हेड टेल, टेल हेड, टेल टेल। वैल्यूज़ ऑफ एक्स भी लिख लो, दैट इज़ 2 1 1 0। अब एक एक करके बात करें। लिखो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू 2, मतलब 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी। आपको मालूम है 2 हेड के ओनली 1 केसेस हैं, टोटल केसेस 4 है, इसका मतलब प्रोबेबिलिटी 1/4 होगी। इससे कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं P2, आप चाहो तो ऐसे भी लिख सकते हो, या कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं FX2, या कुछ लोग ऐसे भी लिखते हैं F2। ये चारों सिंबल्स एक ही बात को रिप्रेजेंट करती है। स्टैट्स में एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम उसका सिंबल भी है, ईच बुक हैज़ इट्स ओन सिंबल। ठीक है, तो ये यानी कि स्टैट्स का एक मेजर प्रॉब्लम एरिया है कि वो अलग अलग बुक में अलग अलग डिनोटेड आपको मिलेगा, लेकिन इसका मतलब मीनिंग नहीं डिफरेंट होगी, यानी कि मीनिंग तो सेम ही होगी। तो मैंने आपको एक बार सिंबल लिख के बता दिया कि कैसे सिंबल लिखी जाती है। ऐसे Px इज इक्वल टू 1 बताओ, तो Px इज इक्वल टू 1 का मतलब सिंगल हेड आने की पॉसिबिलिटी। तो सिंगल हेड के हमारे पास 2 केसेस हैं, एक हेड टेल, दूसरा टेल हेड। तो मुझे बताओ इस केस में प्रोबेबिलिटी, ये आप सिंबल एज इट इज़ लिख सकते हो, प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई 2/4। नेक्स्ट Px इज इक्वल टू 0 बताओ, तो Px इज इक्वल टू 0 का मतलब हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी। आपके मान लो नॉलेज में है कि ये 1/4 होगी, क्योंकि हेड नहीं आने के केसेस सिर्फ एक है, दैट इज टेल। तो 2 हेड आने की पॉसिबिलिटी कितनी है, 1/4, क्योंकि हेड का एक ही केस है। सिंगल हेड आने के केसेस 2 हैं, एक हेड टेल हेड। ठीक है, और हेड नहीं आने की पॉसिबिलिटी एक ही है, दैट इज 1, तो ऑब्वियसली 1/4। अब आप इसका टेबल बनाओ, लिखो वैल्यूज ऑफ x और नीचे लिखो प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू x। आपके पास 3 वैल्यूज है, 0, नेक्स्ट 1, नेक्स्ट 2। 0 पे प्रोबेबिलिटी है 1/4, यहाँ प्रोबेबिलिटी है 2/4, यहाँ प्रोबेबिलिटी है 1/4। ये टेबल बना लो। हम इस टेबल को कहते हैं प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। एक बार नेम मैंने आपको बता दिया, टेबल इज कॉल्ड प्रोबेबिलिटी डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ x। यहां तक लिख लो, आप लिख लिया आपने। नेक्स्ट आ जाइए। हाँ, हम डिस्कस कर रहे थे CDF, तो CDF का एक बार फॉर्मूला फिर से लिखो। क्या है CDF का फॉर्मूला, Fx, मैं आपके लिए फिर से लिख देता हूँ, प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू x।
भाई ये हमारा CDF है जो हमें निकालना है। मैंने एक बार फिर से कॉपी कर दी, ठीक है। अब एक एक करके आओ। सबसे पहले आप निकालो x की वैल्यू। पहले ये देखो x की वैल्यू क्या क्या हो सकती है, 0, 1 एंड 2। तो सबसे पहले fx0 निकालो। ये हो जाएगी प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 0। लेस देन इक्वल टू 0 में सिर्फ हमारे पास एक ही प्रोबेबिलिटी है, दैट इज P0। उसके पीछे कोई प्रोबेबिलिटी अवेलेबल नहीं, तो आप इसे लिखो P0 और ये प्रोबेबिलिटी आपकी 1/4 होगी। नेक्स्ट लिखो fx1, तो ये प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 1 होगी। 1 पे आपकी ये दो प्रोबेबिलिटी ऐड हो जाएगी, ये हो जाएगी P0 प्लस P1। ऑब्वियसली ये आपकी 1/4 प्लस 2/4 दैट इज 3/4 होगी। और ये हो गई fx2, तो ये हो गई प्रोबेबिलिटी x लेस देन इक्वल टू 2। इसके अंदर तीनों प्रोबेबिलिटीज ऐड हो जाएंगी आपकी, तो ये आपकी हो जाएगी P0 प्लस P1 प्लस P2। ऑब्वियसली ये 4/4 हो जाएगी, ऑब्वियसली 1 हो जाएगी। तो आपको CDF निकालने आ ही गया। CDF एक बार 0 डालो, एक बार 1 डालो, एक बार 2 डालो, सो ऑब्वियसली सारे CDF बाहर आ जाएंगे, ठीक है। जो मैं आपको बता रहा हूँ वो रादर अप्रोच थोड़ा मैथमेटिकल। आप डिस्क्रीट में इसकी जगह दूसरा मेथड भी आप कर सकते हो, वो भी मैं आपको बता देता हूँ, आपके नॉलेज में कभी ना कभी काम आएगा। यदि आपको ऐसे नहीं करना, वैसे तो मैं कहूँगा ऐसे ही करो आप, क्योंकि रीज़न यदि आप प्रॉपर मैथमेटिकल तरीके से करोगे तो आप कहीं भी ट्रैप नहीं होगे, और कोई और तरीके से करोगे तो एक क्वेश्चन में अलग मेथड होगा, दूसरे क्वेश्चन में दूसरा मेथड होगा, तीसरे क्वेश्चन में तीसरा मेथड होगा। तो ये जो मैंने आपको तरीका बताया वो सबके लिए वैलिड। अब रही बात कोई और तरीके से करना चाहो तो मैं आपको बता देता हूँ मेथड 2। आपको ये और इजी दिखेगा। आपके पास है x इज इक्वल टू एक्स, प्रोबेबिलिटी x इज इक्वल टू एक्स। एक बार मुझे बता दो क्या क्या वैल्यू है। कैपिटल X ऑब्वियसली रैंडम वेरिएबल है, स्मॉल x उसकी वैल्यू है। ये हो गई 0। प्रोबेबिलिटी कितनी है, 1/4। 1 पे कितनी है, 2/4। 2 पे कितनी है, 1/4, जो मैंने अभी टेबल में लिख के दिया आपको। बाय 0 नंबर ऑफ टेल्स को डिनोट करता है, 1 ठीक है, ऑब्वियसली सिंगल हेड, 2 मतलब ये आपकी पोजीशन। अब यहाँ आप लिख दो CDF fx इज इक्वल टू f कैपिटल X रैंडम वेरिएबल, स्मॉल x उसकी वैल्यू। कुछ नहीं करना है, जैसे आपने कभी पढ़ा होगा क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी कैसे निकालते थे। फर्स्ट वन एज इट इज लिख दो, सेकेंड वन इन दोनों का सम टोटल, थर्ड वन इन तीनों का सम टोटल। भाई जैसे क्यूमुलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालते थे, फर्स्ट वन एज इट इज, सेकेंड वन पे उन दोनों का सम टोटल, थर्ड वन पे इन तीनों का सम टोटल। आप देखो क्या यही CDF है आपके पास, ऑब्वियसली यही है, चेक करके देखो, क्लियर। लेकिन ध्यान रखिए ये अप्रोच आपके ज़्यादा काम किया रादर देन दिस वन, ऑल्दो ये दोनों सेम बात को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, क्लियर। तो मैंने आपको CDF समझा दिया। अब एक थोड़ा सा मैं आपको इसका प्रॉपर्टीज समझा देता हूँ, एक माइनर सा है और एक ग्राफ है, बस इतना सा कंसेप्ट आपको करना है, इसके अलावा कुछ ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं। लिखो प्रॉपर्टीज ऑफ CDF, राइट डाउन प्रॉपर्टीज ऑफ CDF। लिखो प्रॉपर्टी नंबर 1, राइट डाउन प्रॉपर्टी नंबर 1, फ्रॉम गिवन CDF, राइट डाउन फ्रॉम गिवन CDF we can find PMF, we can find PMF। यदि CDF गिवन हो तो PMF निकाल सकते हो आप, ठीक है। CDF गिवन हो मतलब क्यूमुलेटिव गिवन हो तो आप इंडिविजुअल प्रोबेबिलिटी निकाल सकते हो। बेटर है कि मैंने जो आपको एग्जांपल दिया उसी को समझा दूं मैं आपको। लिखो वैल्यूज ऑफ x और नीचे लिखो CDF, क्योंकि अब आपको CDF गिवन बाय 0 पे क्या है CDF 1/4, 1 पे क्या है 3/4 और 2 पे क्या है 1।
ये उन्होंने आपको दिया है, इसके ब्रैकेट में लिख लो गिवन, ब्रैकेट मतलब आप इंडिकेट कर लो कि आपको गिवन। अब इससे आपको पीएमएफ निकालनी है। पीएमएफ मतलब दो हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, सिंगल हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है, ठीक है, ऐसे करके निकालनी। तो सबसे पहले निकालो पी एक्स इज इक्वल टू 2। पी एक्स इज इक्वल टू 2 मीन्स डबल हेड आने की पॉसिबिलिटी क्या है। आप सबसे पहले लिखोगे एफ एक्स 2 बाई पी एक्स इज इक्वल टू 2 मीन्स एफ एक्स 2, और उसमें पिछले वाले सी डी एफ सब्ट्रैक्ट करोगे, ठीक है। तो मुझे बताओ एफ एक्स 2 कितना है 1, और पिछला वाला सी डी एफ कितना है 3/4, तो ये आप 1 माइनस 3/4, ऑब्वियसली 1/4 आएगा। भाई जो आपने निकाला है उसके पिछले वाले सी डी एफ से सब्ट्रैक्ट कर लो तो आपको पी एम एफ मिल जाएगा। आपको याद होगा दो हेड आने की पॉसिबिलिटी थी भी हमारी 1/4। नेक्स्ट आओ पी एक्स इज इक्वल टू 1, ये आपकी हो जाएगी एफ एक्स 1, इससे पिछला वाला सी डी एफ सब्ट्रैक्ट करो एफ एक्स 0, तो मुझे बताओ 3/4 माइनस 1/4 दैट इज 2/4। नेक्स्ट ऐसे पी एक्स इज इक्वल टू 0 निकालो, क्या आएगा एफ एक्स 0, पिछला कोई सी डी एफ हमारे पास अवेलेबल ही नहीं है भाई, 0 के पीछे कोई सी डी एफ अवेलेबल नहीं, ठीक है। तो ये आपकी एज इट इज होगी, माइनस कुछ भी नहीं होगा इस केस में 1/4। आपके नॉलेज में है ना, दो हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/4 थी, सिंगल हेड आने की पॉसिबिलिटी 2/4 थी, 0 हेड आने की पॉसिबिलिटी 1/4 थी। तो सी डी एफ यदि आपके पास है तो आप पी एम एफ निकाल सकते हो, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं। आप कहोगे ये माइनस क्यों कर रहे हो, तो पहले आप ऐड कर रहे थे कि इन दोनों को ऐड कर लिया, फिर इन दोनों को ऐड कर लिया, तीनों को। अब क्या करना है कि आपको रिवर्स चलना है, तो आप सब्ट्रैक्ट करो 1 माइनस दिस वन माइनस दिस वन, ऑटोमेटिकली आ जाएगी। तो सी डी एफ से पी एम एफ, पी एम एफ से सी डी एफ निकालने आना चाहिए। एक माइनर सी बात और जो कि इम्पॉर्टेंट भी है, लिखो द ग्राफ ऑफ सी डी एफ, द ग्राफ ऑफ सी डी एफ इन केस ऑफ, द ग्राफ ऑफ सी डी एफ इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल। लिखो द ग्राफ ऑफ सी डी एफ इन केस ऑफ डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल, ठीक है। डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल के केस में ग्राफ ऑफ सी डी एफ क्या होती है, तो 1 मिनट रुक के आप ड्रॉ करना, आपको पहले मैं कुछ बातें क्लियर कर देता हूं। यहां हम प्लॉट करेंगे प्रोबेबिलिटी को, दैट इज 1/4, 2/4, 3/4, 1। ध्यान रखिएगा, मैंने एक ही एग्जाम्पल ले रखा है, उसी को मैं यूज कर रहा हूं बार बार क्वेश्चन के अंदर। भाई हमारे पास यही प्रॉपर्टीज थी 1/4, 2/4, 3/4, 1, तो ऑब्वियसली मैं उसी को यूज कर रहा हूं। यहां इंडिकेट करोगे रैंडम वेरिएबल को, ध्यान रखना यहां भी 0 है, यहां भी 0 है, यहां प्रोबेबिलिटी 0 है और यहां भी 0 है, लेकिन यहां रैंडम वेरिएबल 0 है। रैंडम वेरिएबल 0 होने का मतलब नंबर ऑफ ट्रेल्स 0 होना, क्योंकि हमने x डिनोट कर रहा है नंबर ऑफ हेड्स को, तो ये 0 और 0 में फ़र्क है। यहाँ भी 0 है, ध्यान रखिएगा, लेकिन वो प्रोबेबिलिटी 0 है, और यहाँ जो 0 लिखा हुआ है वो रैंडम वेरिएबल 0 है, ठीक है। यहाँ इंडिकेट कर दिया 1, यहाँ इंडिकेट कर दिया मैंने 2। अब मुझे बताओ 0 पे आपकी क्या पोजीशन, 0 पे 1/4, ठीक है, तो 1/4 ऑब्वियसली ये पॉइंट होगी, क्लियर। अब रही बात कि 0 पे 1/4 है, यहां देखिए ज़्यादा अच्छा मैं यहां से दिखा रहा हूं आपको, 0 पे 1/4 है सी डी एफ की प्लॉटिंग हो रही है, ध्यान रखिएगा, ठीक है, क्लियर। एक साइड मैंने एक्स एक्सिस पे रैंडम वेरिएबल ले लिया है, वाई एक्सिस पे प्रोबेबिलिटी ले रखी, यानी कि 0 पे तो 1/4 है, ये तो बहुत अच्छी तरह से समझ में आ रही है आपको। यदि मैं 0.999 ले लूँ एंड सो ऑन ले लूँ, तो भी प्रोबेबिलिटी 1/4 ही होगी। आप कहोगे कैसे, 0 और मैंने क्या कहा 0.9999, तो यहाँ आ जाएगा 0.999999 एंड सो ऑन। लेकिन 0.9999 एंड सो ऑन में
मुझे बताओ कि यदि मैं 0 की जगह 0.99 कुछ भी ले लूँ, 1 नहीं लेना आपको, तो यहाँ आ जाएगी 0.9999 सो ऑन। तो मुझे बताइए उस केस में प्रोबेबिलिटी होगी क्या? ऑब्वियसली 0.9999 ऑनवर्ड के अकॉर्डिंग हमारे पास तो एक ही प्रोबेबिलिटी अवेलेबल है, दैट इज़ 1/4। तो इसका मतलब 0 पे ही 1/4 नहीं होगी, 0.1 पे भी 1/4 होगी, क्योंकि 0.1 से लेसर एक ही प्रोबेबिलिटी हमारे पास अवेलेबल है, दैट इज़ P0। 0.2 पे भी वही बात होगी, 0.9999 पे भी वही होगी। ये बात आपको समझ में आ गई? भाई 0 पे ही 1/4 नहीं होगी, 0 के बाद 0.1 लोगे तो यहाँ 0.1 आएगा, टेबल से देखोगे तो यही वैल्यू आएगी। यहाँ 0.2 लिख लो तो यहाँ 0.2 आ जाएगा, लेकिन उससे लेसर भी यही वैल्यू है हमारे पास। यहाँ आप 0.9999 लिख लो तो यहाँ भी लिखोगे 0.9999, टेबल में देखो तो एक ही वैल्यू, वही 1/4। तो इसका मतलब 0 पे तो 1/4 है ही, ठीक है। और ये 1/4 कहाँ तक एक्सटेंडेड है? अप टू 1 एक्सक्लूडिंग 1, ठीक है। ऐसे ही 1 पे क्या है? ऑब्वियसली 3/4 है। 1.2 पे भी 3/4 होगा, क्योंकि यही दो प्रोबेबिलिटी ऐड होगी। 1.5 पे भी 3/4 ही होगा, क्योंकि वही दो प्रोबेबिलिटी ऐड होगी। 1.999 पे भी वही दो प्रोबेबिलिटी ऐड होगी, क्योंकि टेबल में अवेलेबल वैल्यू सिर्फ दो ही है उस केस में, ठीक है। तो मुझे बताइए 1 से लेकर 2 तक, 2 एक्सक्लूडेड, ऑब्वियसली 3/4 होगी। 2 एंड 2 ऑनवर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी 1 कभी क्रॉस कर ही नहीं सकती है, तो इसका मतलब 1 ही रहेगी। तो मुझे बताइए 0 में सिर्फ 0 नहीं देखना, ये 0 to 1 है, जहाँ 1 एक्सक्लूडेड है, ये 1/4 होगी। नेक्स्ट ये 1 का मतलब 1 to 2 है, जहाँ 2 एक्सक्लूडेड है, ऑब्वियसली 3/4 ही होगी। नेक्स्ट 2 एंड 2 ऑनवर्ड, भाई एक बार प्रोबेबिलिटी 1 पहुँच गई तो 1 से ज़्यादा तो हो नहीं सकती, तो 2 एंड 2 ऑनवर्ड प्रोबेबिलिटी आपकी 1 होगी। इसी का ग्राफ आपको बनाना है। तो 0 से लेकर 1 तक ये आपकी 1/4 मेंटेन रहेगी। नेक्स्ट 1 पे ये प्रोबेबिलिटी आपकी हो गई 3/4। थोड़ा स्ट्रेट बनाना, मैं उतना स्ट्रेट बना नहीं पा रहा हूँ। ये आपकी 2 तक रहेगी, और 2 पे एक बार यदि 1 हो गई तो 1 ये आपकी कैरी ऑन रहेगी। ऐसा ग्राफ होगा आपका। कुछ लोग कहते हैं ये ग्राफ स्टेप फंक्शन की तरह दिखता है। आपने कभी पढ़ा होगा ग्रेटेस्ट इंटीग्रल फंक्शन, उसके ऐसा ग्राफ है, ठीक है। कभी नहीं पढ़ा तो कोई बात नहीं, वो एमएमई के अंदर आप पढ़ लोगे। क्लियर? स्टेप फंक्शन की तरह ग्राफ दिखेगी। इतनी बातें क्लियर? तो मैंने आपसे ये कहा कि ये ग्राफ आपके नॉलेज में होना चाहिए। अब आपके बुक में जो CDF लिखा हुआ होगा, जो मैं अभी आपसे कह रहा था वैसा लिखा हुआ दिखेगा। तो यहाँ लिखो CDF, लिखो fx x। मैंने आपसे क्या कहा कि 1/4, आपके डिवोर्ड में ऐसा ही लिखा हुआ है, 1/4 लिखा होगा if 0 इज लेस देन x इज लेस देन 1। ऐसा डिवोर्ड में लिखा हुआ होगा, ध्यान रखिएगा, क्योंकि वो बुक रादर मैथमेटिकल बुक है, ठीक है। वो इतना इजी आपको नहीं करके देगा। नेक्स्ट 3/4 if 1 to 2, ये डिवोर्ड की प्रेजेंटेशन है, रादर आपकी रीडिंग की प्रेजेंटेशन। 1 if x is greater than equal to 2। तो भाई 1/4 0 to 1, 1 excluded, 3/4 1 to 2, 2 excluded, 1 से ज़्यादा प्रोबेबिलिटी हो नहीं सकती है, 2 एंड ऑनवर्ड। और 0 आप लिखना चाहो तो ये लिख सकते हो if x is less than 0। लिखना चाहो तो लिख लो, ऑल्दो इसका कोई मीनिंग नहीं है बहुत ज़्यादा, ठीक है। तो ऐसी प्रेजेंटेशन होगी। आपको करना क्या है, इस प्रेजेंटेशन को यदि ये गिवन है इसके अकॉर्डिंग कन्वर्ट कर लेना। भाई जहाँ भी लिखा हुआ 0 to 1, 1 एक्सक्लूडेड, ऑब्वियसली 0 पे आपकी 1/4 होगी, ठीक है। 1 to 2, 2 एक्सक्लूडेड, ऑब्वियसली 1 पे 3/4 होगी। ये टेबल आप बना लो,
उसके बाद जिसका पीएमएफ निकालना चाहो निकाल लोगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा कि मैंने जो ग्राफ बताया वो ग्राफ बेसिकली इस चीज़ को एक्सप्लेन करती है जो आपके बुक में सीडीएफ के फॉर्म दिए हुए हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, ऐसा लिखा हो आपके बुक के अंदर होगा, आप उसे इस टेबल के फॉर्म में कन्वर्ट कर लो। ठीक है, और कन्वर्ट करने के बाद जो आपको पीएमएफ निकालना हो वो आपको आसानी से मिल जाएगा। क्लियर, ये ध्यान रखिएगा, ये क्वेश्चन जो आपको मैंने समझाया बस इतनी सी बात का ध्यान रखना है। तो ये आपकी सीडीएफ होगी। तो सीडीएफ इसका मतलब आज जो हमारी पूरी डिस्कशन थी वो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल थी। तो डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल का टॉपिक आपका जो चैप्टर नंबर 3 के अंदर है, ठीक है, वो मैंने डिस्कस किए। अब मैं नेक्स्ट क्लास में फिर से रैंडम वेरिएबल डिस्कस करूंगा, लेकिन उसके बाद जो मैं क्लास में डिस्कस करूंगा वो आपका कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल होगा। तो कॉन्टिन्यूस रैंडम वेरिएबल मतलब चैप्टर नंबर 4 में चला गया मैं। ऐसे में जब रैंडम वेरिएबल फिर से डिस्कस करूंगा क्लास नंबर 3 में, तो ऑब्वियसली बाइवेरिएट रैंडम वेरिएबल, एक से ज़्यादा रैंडम वेरिएबल, वो चैप्टर नंबर 5 में होंगे। तो रैंडम वेरिएबल का एक पूरा 3, 4, 5 तीनों चैप्टर के अंदर जो रैंडम वेरिएबल है वो कवर हो जाएगा। उसके बाद मैं स्टार्ट करूंगा मैथमेटिकल एक्सपेक्टेशन, वैसे ही स्टार्ट करूंगा डिस्क्रीट मतलब चैप्टर नंबर 3, कॉन्टिन्यूस चैप्टर नंबर 4, बाइवेरिएट चैप्टर नंबर 5, ऐसे करके आपके इस सीक्वेंस में सारी कवर होगी। क्लियर, तो एक साथ 3 चैप्टर्स, जैसे ही टॉपिक ओवर होगी एक साथ 3 चैप्टर्स आपके ओवर हो जाएंगे। क्लियर, तो ये यानी कि आज का डिस्कशन हमारा पूरा डिस्क्रीट रैंडम वेरिएबल पे था। जितनी बातें मुझे कहनी थी मैंने आपको कंप्लीटली समझा दिया। ठीक है, आज के लिए यहीं तक।